तो देखिए ये इसकी बैक स्प्रिंग है। जब कॉन्ट्रैक्टर पावर सप्लाई जाता है, कॉन्ट्रैक्टर जब रिलीज़ होता है, इसी को जो इसको ऊपर करने का काम करती है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये नीचे ही जो है कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ये लूज कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टर चार्टरिंग होगा। और कॉन्ट्रैक्टर चार्टरिंग होने के बहुत सारे रीजन। एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेकी। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक हमारे पास जो है मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपको इससे पता लग चुका होगा कि हमारा ये वीडियो जो है किसके बारे में होने वाला है। हम बेसिकली ये हमारा जो वीडियो कंप्लीट जो है ये हमारे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में होने वाला है। इसके जो है इसका वर्किंग कैसे, मैं स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि इसके एक्सिलरी पॉइंट्स, ऐड ऑन पॉइंट्स और इसके कॉइल वगैरह कैसे होते हैं, और इसके कॉन्ट्रैक्टर के अंदर के पार्ट्स जो कैसे होते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके यूसेजेस क्या क्या हैं, और हमारे एयर कंडीशन में सिलेक्शन इसको कैसे करना है, कौन से रेंज तक जो है, कितने TR से 2 TR से, और जो है हमारे 11 TR हो गया, 17.5 TR, 22 TR, यहाँ तक कि चिल्लर में भी जो है कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है। तो किस रेंज तक हम कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप का होता है, ये हमारा देखिए एक 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है और 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मेन लगाने का काम ये है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्क है क्या। कॉन्ट्रैक्टर देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये कॉन्टैक्टर है। 2 पॉइंट जब मिलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। ये 2 पोल्स को जो है, 2 टर्मिनल्स, 2 पॉइंट्स को जब ये मिलाता है तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्टर। दोनों पॉइंट्स को जब ये मिलाता है, जैसे ये अभी 2 पॉइंट्स अलग हैं, ये कॉन्टैक्टर एंगेज होते हैं, ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये होता है कॉन्टैक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर बेसिकली ज़्यादातर जो है हमारे जो है एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, कोई भी जो है इंडक्शन मोटर्स जो है उसमें यूज़ होते हैं। ये जब किसी के एक्सटर्नल कमांड के ऊपर जब कॉन्टैक्टर चालू होता है, जिससे पावर सप्लाई जाना होता है, ये हमारा जो है लोड साइड होगा, ये हमारा सप्लाई साइड हो गया। तो ये इस वजह से जो है, जो एक्सटर्नल कमांड के ऊपर जब कॉन्टैक्टर चालू होता है तो सामने जो है पावर जाता है, और जो भी हमारा मशीन या हमारा जो भी जो है डिवाइस हो वो ऑन हो जाता है। बेसिकली कॉन्टैक्टर एक स्विच तरह है। वो हमारा स्विच जो है 2 वे स्विच, 3 वे स्विच, वो मैनुअल होता है जिसको ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये कॉन्टैक्टर हमारा जो है कम्प्लीटली जो है एक इलेक्ट्रिकल कमांड को जो है अपने जो है अंदर मैग्नेट EMF क्रिएट करके जो एंगेज करता है, जिससे हमारे जो है 2 पॉइंट्स जो है अंदर उसके मैकेनिज्म बिल्ड ऐसे है कि वो होल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से जो पावर जो है सप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। देखिए ये 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। पोल्स किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, जिसे यहाँ लिखा है 1 2, आपको मैं थोड़ा सामने से दिखा दूँ तो देखिए ये है 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बेसिकली 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 3 और ये 3। ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2 मिलाएंगे तो एक पोल होगा। ये देखिए 1 एंड 2 ये एक पोल है, 3 एंड 4 ये सेकेंड पोल है, 5 एंड 6 ये जो है हमारा थर्ड पोल है। जो भी आप पावर सप्लाई यहाँ देंगे, ये यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जब कॉन्ट्रैक्टर एंगेज होगा यहाँ से आएगा। तो इसी तरह ये 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। तीनों जो है NO कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर भी आता है। देखिए ये मार्क यहाँ पे मैं जो बनाया हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये RYB, बेसिकली मैंने एक इंडिकेशन दी है, चाहे तो आप कौन से वायर भी उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए RYB है। ये अभी जो है पावर अप नहीं हुआ, इस वजह से ये NO पॉइंट में है। जब पॉइंट ऐसे मिलते हैं उसे NC पॉइंट बोलते हैं। ये अभी जब पावर अप नहीं है तो ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में है, ये तीनों पोल्स। ये अंदर जो है इसके डिवीजन होता है, यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का यहाँ नहीं आ सकता। जो ऊपर में जाएगा, जो लोड में सप्लाई में जाएगा, वही लोड से निकलेगा, लोड साइड से निकलेगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास ये 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर भी है, जिसमें एक एडिशनली जो है एक एक्स्ट्रा पोल आता है। वो 4 पोल में जो है बेसिकली कंप्रेसर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि RYB आता है। उसके बाद में एक NC पॉइंट आता है। NC पॉइंट किस लिए होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंडीशन में हो तो कंटिन्यूसली जो है इस पोल से जो है पावर सप्लाई जाते रहता है। वो पावर सप्लाई चाहे तो ऑफ स्टेटस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मेजरली वो जो यूज़ होता है वो क्रैंक केस के लिए यूज़ होता है। ये इसको बोलते हैं हम जो है इसके जो पोल्स हैं। और इसके ऊपर जो पोल्स लगते हैं, ये देखिए ये ऐसे निकल जाएगा इसका। ये MNX 25 मॉडल का है, लार्सन एंड टोब्रो का जो है कॉन्ट्रैक्टर है। जब इसके ऊपर ये निकल जाएगा, इसके ऊपर एक ब्लॉक्स बैठते हैं जिसको हम ऐड ऑन ब्लॉक्स बोलते हैं। वो ऐड ऑन ब्लॉक्स जो है NO भी हो सकते हैं, NC भी होते हैं। जब यहाँ पे ये तीनों ये पोल्स जो है यूज़ हो जाते हैं, फिर हम जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए जो उसको लगाते हैं ऐड ऑन पोल्स जो है
एड ऑन ब्लॉक्स जिसे बोलते हैं, एक्सिलरी पॉइंट्स एड ऑन ब्लॉक्स जिसे बोलते हैं, वो लगाएंगे तो वो एडिशनली हमें जो है कॉन्टैक्ट्स का काम करेंगे। बेसिकली जो है इंटरलॉकिंग इंडिकेशंस के लिए और इंटरलॉकिंग्स के लिए जो मेजरली यूज़ होता है। अगर हम इसकी बात करें, साइन की बात करें, लेजेंड की बात करें, देखिए ये होता है एनो पॉइंट। अगर आप कोई भी फ्लो डायग्राम में, कोई भी आप है ना स्कीमेटिक डायग्राम में, इलेक्ट्रिकल की डायग्राम में जब देखें, इस तरह के पॉइंट्स को देखें तो समझ जाइएगा। अब यहाँ से समझ जाइए ये आर फेस है, ये आर फेस यहाँ है और ये आर फेस यहाँ से जाने वाला है। ये जब तक पावर अप नहीं होगा, इसको पावर सप्लाई नहीं देगा, ये एनो पॉइंट में रहेगा। जैसे ही पावर अप होगा, इसको जैसे पावर आएगा, ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, यहाँ से मूव करके यहाँ लग जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट होंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से निकल के जो फ्लो हो जाएगी, इसको बोलते हैं एनो पॉइंट। और जब ये एनसी पॉइंट है, जब इसको पावर सप्लाई नहीं भी रहेगा तो ये कॉन्टैक्टर में जो है इस तरह से इसके अंदर मैकेनिज्म ऐसे रहेगी, जब इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं भी रहेगा तो कंटिन्यूसली पावर जो एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट की तरफ जो है फ्लो होता रहेगा पावर, तो इसे बोलते हैं एनसी पॉइंट। तो ये उसमें और एक तरह आता है, आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, एक होता है कॉमन पॉइंट, एक होता है एनसी पॉइंट, एक होता है एनो पॉइंट। कॉमन पॉइंट यानी कोई भी न्यूट्रल को कॉमन पॉइंट नहीं करते। कॉमन पॉइंट में आपके पास जो भी एक हब हो, उसमें चाहे तो आपका फेस भी हो सकता है, चाहे न्यूट्रल भी हो सकता है, जो आप इन देंगे, अगर एनसी रहेगा कंटिन्यूसली वहाँ से फ्लो होता रहेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पावर सप्लाई मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर जैसे एंगेज होगा तो यहाँ से कट होने के बाद ये यहाँ से कट होकर सीधा ये क्या करेगा, ये इस तरफ मूव कर देगा और एनओ को जो पावर सप्लाई जाता रहेगा और एनसी में पावर सप्लाई कट हो जाएगा। एनसी क्या है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर में या आपके रिले में एनसी पॉइंट क्या है, जब तक उसको पावर अप नहीं होगा नॉर्मली क्लोज पोजीशन में रहेगा। जैसे उसको पावर सप्लाई मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को या रिले को, तो वो ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं, इसको एनसी बोलते हैं और इसको एनओ बोलते हैं। और नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जिसे हम कहते हैं, वो रिले में भी होता है और आपके कॉन्ट्रैक्टर्स में भी होता है। और इसमें इसकी पोल्स की अगर आप बात करें तो देखिएगा, बेसिकली ये हमारा जो है 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें सिंगल पोल का भी कॉन्ट्रैक्टर आता है जो आपके 1 TR और 2 TR के लिए यूज़ होता है, और आपका जो है 2 पोल का भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। 2 पोल के कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, आपके क्या होंगे बेसिकली, या तो 2 पोल भी आपके जो है कंट्रोल रहेंगे, मतलब 2 पोल भी आपके जो है एनो रहेंगे, जब कॉम या 2 पोल भी आपके जो है एनो होंगे। अनटिल अनलेस आपका पावर सप्लाई जब तक नहीं आता, वो तब तक जो है एंगेज नहीं होंगे। और एक कॉन्ट्रैक्टर आता था, बेसिकली आपने देखा होगा, जिसके अंदर एक पोल जो ऑलरेडी एक कॉपर की स्ट्रिप या ब्रास की स्ट्रिप यहाँ पे लग के जो है आपको यहाँ से दिखेगी कि लूप है। वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं, और इसको जो है जो उसको फेस के लिए यूज़ करते हैं, इसको फेस और इसको न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर आपने देखा होगा, जो ब्लैक कलर के ज़्यादातर आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उसमें जो है एक साइड जो है नॉर्मली जो है एनसी रहेगा, क्लोज पोजीशन रहेगा। दूसरे आते हैं हमारे 3 पोल। ये 3 पोल के कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से आते हैं, वो हमारे 3 TR, 3.5 TR, 4 TR तक के लिए यूज़ होते हैं। मेजरली 4 पोल के कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे हैं वो 5.5 से लेके 11 TR, 22 TR, 17 TR के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर जो होता है वो बड़ा कैपेसिटी का कंप्रेसर होता है। उसके अंदर ऑयल हीटिंग की ज़रूरत है, जिसको हम जो है क्रैंकेस हीटिंग बोलते हैं। ऑयल सम्प हीटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंप्रेसर आपका ऑफ होगा तो आपका ऑयल हीट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रात भर जो है कंप्रेसर जब ऑफ होता है कंडीशन में, तो कंप्रेसर जो है का ऑयल जो है ठंडा हो जाता है। जैसे आप कंप्रेसर अगर इनकेस ऑयल हीट नहीं होगा, जैसे फ्रेश स्टार्ट जब मॉर्निंग में करते हैं तो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट के साथ साथ जो है, जैसे कंप्रेसर पंप करता है तो उसके साथ जो है ऑयल भी जो है लिफ्ट हो जाता है, जिसको हम जो है ऑयल लिफ्टिंग कहते हैं, ऑयल जो है माइग्रेशन भी कहते हैं, वो हो जाता है। उस वजह से जो है कंप्रेसर की वाइंडिंग जो हीट होती है। इस वजह से क्या करते हैं, जब जैसे कंप्रेसर ओवर जैसे रात में बंद होता है, मिसाल के तौर पर जैसे रात में ऑपरेशन के तौर का ख़त्म होने के बाद में, जो आपके यूज़ ख़त्म होने के बाद में जैसे एयर कंडीशन को ऑफ़ किया, जैसे उसका कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर जो है एंगेज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर रिलीज़ हो जाता है, तो उसका ये पोल वाला, ये जो पोल है जो है एक्टिव है, यहाँ से जो है क्या इसके लिए हमारे हीटर के लिए जो पावर सप्लाई जाता है, ये हमारे क्रैंकेस हीटर के लिए जो है पावर सप्लाई यहाँ से जाता है। वो क्रैंकेस हीटर चालू रहेगा, जैसे क्रैंकेस हीटर चालू रहेगा आपको ऑयल जो है हीट होता रहेगा। ऑयल हीट होता रहेगा तो रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर खुद ब खुद जो है रेफ्रिजरेंट जैसे गर्म होती है तो रेफ्रिजरेंट जो है वेपर में ये कन्वर्ट हो जाती है, तो ऊपर की साइड चली जाती है वो। तो वो क्या होता है, तो ऑयल के साथ में मिक्स होकर जो ऑयल को माइग्रेट नहीं करेगी, ऑयल को जो है लिफ्ट नहीं करेगी, सिर्फ जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो है पास होगा उसमें से। ये मेजरली जो है ये एनसी पॉइंट जो है हम मेजरली कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है हमारे ऑयल हीटर के लिए ही यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की कैपेसिटी की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा, ये MNX हमारा जो है 25 का मॉडल है। MNX जो है 25 का है, 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर है।
इसके अंदर इसका रेंज दिया है, देखिए 415 पावर सप्लाई रहेगा, 25 एम्स के लिए काम करेगा और 500 वोल्टेज के तक के लिए भी जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो है किलोवाट यहाँ पे लिखा है। 11 किलोवाट के जो है इसकी कैपेसिटी के साथ आप जो है पावर के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वर्किंग अगर मैं बात करूँ, इसके रेंज की, सिलेक्शन रेंज की अगर मैं बात करूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर आपका उसी जगह पे यूज़ होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्टर किस जगह पे यूज़ होता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर आपका उसी जगह में यूज़ होता है जहाँ के आपके एयर कंडीशन में अलग से सप्लाई आ रहा हो। एक होता है, देखिए फेस होता है, एक होता है न्यूट्रल। अगर ये आप डायरेक्ट ये कॉन्ट्रैक्टर समझ जाइएगा, ये अभी कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे हमने जो है इसे फेस इसका आर दिया है। अगर आप इसको ऑन होने के लिए जो है A1 होगा, कॉइल सप्लाई A2 है। अगर आप यहाँ से देखिए, ये न्यूट्रल है और ये आर, ये न्यूट्रल है, समझ जाइए। तो ये अगर ये फेस में डायरेक्टली जो है इसका फेस यहाँ से दे दूँ, इस आर में दे दूँ, इसको न्यूट्रल में दे दूँ, और ये मेरे कोई भी अगर डिवाइस है, लोड साइड में मैं दे देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर चालू होने के लिए मुझे कमांड चाहिए। वो कमांड कहाँ से आएगा, जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर एक इंडोर्स के अंदर से जो है एक अलग से सेपरेट कमांड आता है, जिसको CP बोलते हैं, कंट्रोल पावर बोलते हैं, 220 बोलते हैं, या आपका जो है अंदर से कमांड जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो आने के बाद में क्या होगा, इसको चालू करेगा। यहाँ जो है कमांड, ये A1 A2 जो है बस आपकी एक कॉइल है। देखिए इस तरह से अंदर एक कॉइल है, ये A1 और ये A2। ये आप चाहे तो यहाँ फेस दे सकते हैं, या फिर यहाँ न्यूट्रल दे सकते हैं, या तो फिर यहाँ न्यूट्रल या फेस दे सकते हैं। बस एक ही टाइम पे एक ही चीज़ दे सकते हैं, या तो फेस या न्यूट्रल। ये कोई थंब रूल रहे कि A1 में आपको जो है फेस देना है, A2 में न्यूट्रल देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो कॉइल है, दो साइड भी अगर जहाँ पर भी पावर देंगे तो EMF आपका क्रिएट होकर कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है एंगेज हो जाएगा। रही बात यहाँ पे, जैसे आप जो है A2 में आप जो है पावर सप्लाई यहाँ से कमांड आता है, तो यहाँ न्यूट्रल क्या होता है, ऑलरेडी न्यूट्रल कॉमन होता है, ऑलरेडी न्यूट्रल लगा होता है। जैसे यहाँ फेस आता है आपके यहाँ से जो CP हो या 220 वोल्ट हो या तो कमांड हो, कम्युनिकेशन जैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्टर एंगेज होगा। जो पावर सप्लाई यहाँ तक रुका हुआ था, जो स्टेशनरी था रुका हुआ था, यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा और आपके कंपोनेंट जो भी आपकी मशीन वगैरह उससे चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर आपका चालू होने के लिए तो एक फेस होना चाहिए और एक आपके लिए जो है कमांड होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये CP नहीं भी होगा, यहाँ पे CP नहीं भी होगा, तो आप क्या करेंगे, इसी फेस को उठाकर जो है आप इसी फेस को लेकर आप जो है कॉइल में लगा देंगे। तो ऐसा करने के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, उसके लिए आपको डायरेक्टली जो है ऑलरेडी इंडोर PCBs के अंदर जो है रिले देता है। जो रिले आपका नॉर्मली जो है 12 एम्स का होता है, 16 एम्स का, और मैक्सिमम जो है 25 एम्स तक का जो है रिले आता है। 2TR तक जो है कभी कभार 25 एम्स तक का रिले आता है। वो रिले ही आपका आउटडोर का जो है लोड उठा लेगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर उसके अंदर रिले कम कैपेसिटी का IDU में होता है, उस जगह पे आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, ताकि सारा का सारा लोड आपके जो है इंडोर PCB के ऊपर ना पड़े, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बस एक कॉइल को ऑन करने के लिए लगेगा पावर, उसका पावर, और बाकी का EMF क्रिएट होने के बाद में सारा का सारा यहाँ से जो आपका जो है लोड और सप्लाई से जो है कांटेक्ट हो जाएगा। ये लोड आपका जो है आपके इंडोर PCB पे नहीं चलेगा। आप चाहे तो देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर 2TR की आपकी मशीन है, 5 स्टार अगर आपकी रेटेड है, नॉर्मल एयर कंडीशनर है, वो 7 एम्स अगर ले रही है आपकी, 7 to 9 एम्स अगर ले रही है, उसके रेंज में 5 स्टार की यूनिट है, अगर 9 एम्स के अंदर ले रही है, तो आप यहाँ अगर लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में आप अपना जो है क्लैम मीटर लगाएंगे जो एम्स चेक करने के लिए, यहाँ पे 9 एम्स लेगा और यहाँ पे भी 9 एम्स लेगा। लेकिन आप जब यहाँ इसके कॉइल के पास बात चेक करेंगे, कॉइल के पास आपको जो है कुछ भी पावर सप्लाई, कुछ भी जो है उसका करंट जो है एम्स जो है वो नहीं लेगा। इसी वजह से हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ताकि पूरा का पूरा लोड आपके जो है PCB के ऊपर, इंडोर PCB के ऊपर ना पड़े। बल्कि ये एक इस तरह का मैकेनिक अंदर जो है एक अंदर क्रिएट किया है कि जैसे EMF होता है तो एक और उसका जो मूविंग पार्ट होता है वो लॉक हो जाता है, एंगेज हो जाता है। जब तक उसके पावर सप्लाई होती है, EMF क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अंदर, और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है। अभी मैं आपको जो है इसके लिए जो ओपन करके दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। उससे पहले एक बार क्लियर कर दूँ आपको, CP आपको कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या, कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर लगाना, आपके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर चालू होने के लिए अलग से जो है आपका CP चाहिए। हमें CP अंदर इसका कमांड कहाँ से आता है, कभी आता है कमांड हमारा, बेसिकली कमांड कब आता है, जब हमने फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर 20 सेट किया है, और जैसे रूम टेम्परेचर जो है कभी भी हमारा एयर कंडीशन जो है +or-1 डिग्री के ऊपर काम करता है, +or-1 डिग्री के टॉलरेंस के ऊपर काम करता है। आपने अभी जो है रूम में 20 डिग्री जो है सेट किया है, अब रूम का टेम्परेचर जो है बढ़कर 21 हुआ है।
जैसे रूम का टेम्परेचर 21 हुआ है तो ये क्या करेगा, CPU हमें कमांड देगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर आउटडोर में जो है कॉन्ट्रैक्टर चालू होने के लिए वो 220 वोल्टेज आउटपुट देगा। जैसे ही वो 220 आउटपुट देगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो चालू हो जाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर चालू करने के लिए सेपरेट से जो है आपको 220 चाहिए। अगर नहीं आपके पास बस इंडोर में एक फेस है और एक न्यूट्रल है, अगर आप उसी से कॉन्ट्रैक्टर चालू करना चाह रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को कॉइल को और आप जो लोड कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में सप्लाई दिए हैं पावर सप्लाई उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट अब फिर तो कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम ही नहीं करेगा। फिर उसका कॉइल भी जो वहाँ पे लोड लेगा और वहाँ पे ऊपर जो उसके पोल्स हैं वो भी लोड लेंगे, सेम लोड आपके जो है PCB के ऊपर पड़ेगा। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर चालू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो कॉइल के लिए जो सेपरेट से पावर हो अंदर कमांड के साइड से जो पावर सप्लाई आना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे कहाँ लगता है, यहाँ पे एग्जांपल RY 3 फेज़ की मशीनें समझ जाइए 5.5 TR की, यहाँ पे RY भी आपका लग गया। यहाँ पे जो है L यहाँ देख सकते हैं आप, लोड 1 लोड 2 लोड लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 RY भी लग गया। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं T1 T2 T3 ये टर्मिनल पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो उसके बाद में रही बात कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल की। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल कैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A1 A2 है, ये निकालता हूँ अभी उसको मालूम पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 240 वोल्ट्स 50 और 60 हर्ट्ज़। ये कॉइल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर का जो कॉइल है वो कॉइल का जो है वो पावर सप्लाई बता रहा है, किस पावर सप्लाई पे जो आपकी कॉइल काम करेगी। थोड़े बहुत हमारे जो चिल्लर में और आप सॉफ्ट स्टार्टर्स में भी देखे होंगे, उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल होता है वो 442 फेज़ का होता है, 440 वोल्ट्स का होता है जो है। अगर 440 पावर सप्लाई आता है उसी टाइम पे आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है एंगेज होगा। अगर पावर सप्लाई नहीं 440 नहीं आएगा तो इसके अंदर का जो EMF जो आपकी कॉइल है वो एंगेज नहीं होगी, EMF क्रिएट नहीं करेगी और कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका होल्ड नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर होल्ड ही नहीं होगा और आपकी कॉइल जलने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर परचेज़ करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर क्या नॉर्मली बेसिकली जो है मालूम पड़ जाता है कि कौन सा ये। अगर कोई भी नई एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप काम करने जा रहे हैं, रेगुलरली एयर कंडीशन में जो टेक्नीशियंस को हमारे मालूम होता है, लेकिन उससे हटकर अगर कोई नए एप्लीकेशन के ऊपर आप काम करें, नई मशीन के ऊपर काम करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर जल गया, बस आप एम्प्स देखकर जो है लो इसके पोल्स देखकर ना परचेज़ करें, साथ ही साथ उसके जो है कॉइल की वोल्ट आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। कनेक्शंस की बात मैंने जैसे आपको बताया, ये जो है LNT का ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें क्या होता है LNT के कॉन्ट्रैक्टर में, यहाँ पे दो साइड में हमें जो है ये देखिए A1 A2 यहाँ भी दिया होता है और इसका A1 A2 जो है यहाँ भी दिया होता है। आपको किसी एक साइड पे A1 में जो है फेस लगाना है, A2 में न्यूट्रल लगाना है, या फिर A2 में न्यूट्रल या तो A2 में फेस लगा सकते हैं। इसमें बेसिकली देखिए A2 में फेस लगता है, A1 में जो है न्यूट्रल लगता है। अब मैं आपको दिखाऊँगा ये ओपन करके कि ये किस तरह से जो है इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसके ओपन करने के लिए इसके कवर्स को जो मैं निकाल लेता हूँ और इसके ऊपर के स्क्रू को जो है खोल लेता हूँ। तो देखिए ये है इसके स्ट्रिप्स, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स हैं ये ब्रास के स्ट्रिप जो है यहाँ से जब पावर सप्लाई आता है कॉन्टैक्ट एंगेज होता है, ये स्ट्रिप्स के थ्रू जो है हमारा पावर सप्लाई जाता है। तो देखिए ये इसकी बैक स्प्रिंग है। जब कॉन्ट्रैक्टर पावर सप्लाई जाता है, कॉन्ट्रैक्टर जब रिलीज़ होता है, इसी को जो इसको ऊपर करने का काम करती है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये नीचे ही जो है कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ये लूज कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टर चार्टरिंग होगा। और कॉन्ट्रैक्टर चार्टरिंग होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर समझ जाइए आपके पास यहाँ पे 3 पोल है कॉन्ट्रैक्ट, जो 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर आपने बस एक पोल में जो है आपने फेस दिया है, ये दोनों पोल खाली रखे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, बस एक ही पोल हीट होने की वजह से दोनों पोल जो है चार्टरिंग होते रहते हैं। अगर आप एक ही पोल यूज़ करें तो आप फिर भी क्या कीजिएगा, ये तीनों पोल को जो है लूप कर दीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट कर दीजिएगा और यहाँ से भी शॉर्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इवनली तीनों पोल में जो है पावर सप्लाई जो है करंट फ्लो होगा और आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है हीट होने वन साइड हीट होने की वजह से जो है चैटरिंग नहीं होगा, बराबर तीनों पोल्स भी जो वो पावर सप्लाई जाएंगे और हीट होंगे और वो चैटरिंग नहीं करेगा। और अंडर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्स लेने की वजह से भी जो कॉन्ट्रैक्टर बहुत मरतबा जो है चैटरिंग करता है। कभी कभार इसके अंदर जो है क्या होता है, जो है कार्बन डस्ट फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन जो है फॉर्म हो जाता है, तो उस वजह से कॉन्टैक्ट जो बराबर नहीं होते। तो ये था इसका एक और है, ये इसकी बैक स्प्रिंग है। अभी मैं इसके अंदर की ये पत्ती निकाल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। जैसे कि मैंने इसका कॉइल की जो बात की है, देखिए यही इसका कॉइल है, ये कॉइल है, इसका नीचे
ई कोर है, ये फिक्स्ड ई कोर है, ये मूव नहीं होता। इसके ऊपर का जो ई कोर होता है वो मूव होता है। देखिए इस तरह से ये जो है इसके ऊपर बैठी होती है। ये इसका जो कॉइल है, यहाँ लाइन न्यूट्रल देने से जो है ईएमएफ इसके अंदर क्रिएट होती है, और उसके बाद में जो है वो उसका ऊपर अपर ई कोर जो है उस पुल हो जाता है। ईएमएफ क्रिएट होने के वजह से वो पुल हो जाता है। ये इसका ई कोर इस वजह से जाता है कि ताकि अंदर ईएमएफ प्रॉपरली जो है क्रिएट हो सके। तो मैं उसके अभी जो है इसकी स्ट्रिप्स कॉन्टैक्ट स्प्रिंग निकाल के दिखाऊंगा। ऊपर जो स्ट्रिप्स हैं उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर के लॉक जो इसकी फ्रेम्स हैं ये हम निकालते हैं, ये निकाल लेंगे। हमारे टेक्नीशियंस जो है ज़्यादातर इसमें डील करते हैं तो उन्हें पता होगा। जिसे इसके बारे में नहीं पता है वो उनके लिए जो है बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, जो भी आप ख़राब कॉन्टैक्टर्स जो पुराने कॉन्टैक्टर्स होते हैं उसको ओपन करके देखिए कि किस तरह से कॉन्टैक्टर्स होते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है इसकी स्ट्रिप्स निकाल लिया। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्प्रिंग्स है। जैसे मैं इसकी स्प्रिंग्स को निकालूंगा, देखिए मैंने ये कॉन्टैक्टर को जो है सारा जो है टे डाउन कर दिया है, खोल दिया है। तो देखिए कॉन्टैक्टर नॉर्मली जगह ऐसे पोजीशन में होता है, जैसा ये हमारे जो है कॉइल पे जो है लाइन न्यूट्रल जाता है इस कॉइल पे। तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉन्टैक्टर की ई को जो है अंदर जो है दब जाती है, ऐसा पुल हो जाती है। जैसे पुल होती है तो हमारा यहाँ पे जो है ऑलरेडी फिक्स जो है कॉन्टैक्ट्स इसमें कॉन्टैक्टर के इसके फेस पे लगे होते हैं। तो ये आके जो है इसमें कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। जो यहाँ पे जो पावर सप्लाई होता है वो जो है सीधा जो है यहाँ से कॉन्टैक्ट जाके यही पार्ट से जो है हमारे जो है मशीन में चला जाता है। बस ये कांटेक्ट होते रहता है, यहाँ से ऐसे कांटेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा कमाल जो है इसका जो ईएमएफ का है। जो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो ये जो है ये दोनों जो है मिल जाते हैं, ऐसे स्क्वीज़ हो जाए, ऐसे जो है होल्ड हो जाते हैं। ये अगर कॉन्टैक्ट आपका अगर होल्ड नहीं हो रहा, आप सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके कॉइल में 220 वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर 220 जा रहा है उसके बाद जो आपको कॉइल काम नहीं कर रहा तो इससे जो है आपका कॉइल जो है ख़राब हो सकता है। आपको जो कॉन्टैक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत से चीज़ों में क्या होता है कि कॉन्टैक्टर के जो कॉइल्स सेपरेट से मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्टर्स में उसके कॉइल्स जो है सेपरेट मिलते हैं। जो कि कॉन्टैक्टर कॉस्टली होता है तो उसके सेपरेट जो है कॉन्टैक्टर के पार्ट्स मिलते हैं। अभी कॉन्टैक्टर कॉइल अच्छा है या ख़राब है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करने का, आपको जो है अपना एक मल्टीमीटर लेना है, जिसके आपको अंदर जो कंटिन्यूटी पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी पे लगाएंगे तो आपको जो है इसके अंदर जो है डेड शॉट नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको जो है ऑयल आपको जो है शॉर्ट वाली बीप नहीं आना चाहिए। इसके अंदर आपको जो है किलो ओम्स के अंदर इसको वैल्यू दिखाना पड़ेगा। इसको मैं किलो ओम्स पे सेट कर लेता हूँ, 200 किलो ओम्स पे रख लेता हूँ। जैसे मैं किलो ओम्स पे रखूँगा इसके कॉइल के प्लस इसके लेवल कॉइल की A1 और A2 में आप देखिए 0.6 दिखा रहा है। 20 पे सेट करता हूँ, 0.61 किलो ओम्स दिखा रहा है। अगर ये डेड शॉट होगा तो आपको इस तरह से बीप आएगी। अगर आप कंटिन्यूटी बजर पे रखते हैं तो आपको इस तरह से जो है डेड शॉट की बीप आ जाएगी। अभी ये बीप बजर इसमें इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैं सेम पॉइंट पे जो है इसके A1 साइड पे जो है प्रोब को फेस रखा हूँ। अगर आपको बराबर से रहेगा तो कोई भी आपको जो है ओवरलोड दिखाएगा, यहाँ पे बजर नहीं आएगा और आपको वैल्यू प्रॉपरली जो है किलो ओम्स में आना चाहिए। तो ये था एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जो है कंप्लीट वीडियो जो है समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इसमें मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये पॉइंट मैं भूल गया हूँ, ताकि मैं अगली वीडियोज़ में अपने जो है मैं याद रख सकूँ। तो ऐसे और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए जो है मेरे चैनल को जो है लाइक करते रहें, शेयर करें, कमेंट करते रहें, अपने HVAC फील्ड में दोस्तों को जो शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जो फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं अगली एक नई टेक्निकल वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।